हेलो गाइज। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब 088 पर। आज की क्लास के अंतर्गत चर्चा करेंगे क्लास 10 की जो बुक है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। ये बुक राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उनकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से जो राजस्थान से संबंधित क्वेश्चन आते हैं वो इनमें से लगभग यहीं से आते हैं। और आगे इस सीरीज के अंतर्गत अपन इस पुस्तक के अंतर्गत राजस्थान के इतिहास से संबंधित और संस्कृति से संबंधित पूरी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें अध्याय 1 है राजस्थान का इतिहास, एक सामान्य परिचय। तो सामान्य परिचय से अपन शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इस पूरी पुस्तक को अपन कवर करेंगे, जिसके अंतर्गत जो भी सभी टॉपिक लगेंगे ना उस टॉपिक को एक एक करते करते अपन आगे बढ़ेंगे। और ये पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो नए बच्चे आते हैं कंपटीशन एग्जाम के अंतर्गत उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है। जो अपना बेस बनाते हैं ना पहले, वो इस पुस्तक को अगर एक बार पढ़ते हैं तो व्यक्ति, जो बालक है, विद्यार्थी है, वो अपना एक बेस तैयार करेगा। और जो पहले से ही कंपटीशन एग्जाम के अंतर्गत जो विद्यार्थी है उनके लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। बात करते हैं 1949 से पूर्व राजस्थान नाम से किसी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था। 1800 के अंतर्गत जो सर्वप्रथम एक व्यक्ति था जिसका नाम था जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? राजपूताना। तो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई ये जॉर्ज थॉमस है, इन्होंने 1800 ईस्वी में राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। फिर आगे चलते हैं, समय आता है 1829 के अंतर्गत एक व्यक्ति था जिसका नाम था जेम्स टॉड, जिसको अपन घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जानते। उनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसके अंतर्गत इस व्यक्ति ने राजस्थान शब्द के लिए प्रयोग किया था राजस्थान और राजस्थान। और स्वतंत्रता के बाद अब इस प्रदेश की विभिन्न रियासतों का जब एकीकरण हुआ तो 30 मार्च 1949, समय आता है 30 मार्च 1949 को सर्वसम्मति से इसका नाम क्या रख दिया गया था? राजस्थान। तो ये समूह जो जानकारी है वो आपको कंफर्म होनी चाहिए कि भाई 1800 ईस्वी में जो जॉर्ज थॉमस है उसने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया, और कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान और राजस्थान, उसने अपनी पुस्तक जो एनल्स एंड एंटिक्विटीज थी उसके अंतर्गत राजस्थान के लिए राजस्थान और राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। और बाद में जो 30 मार्च 1949 के अंतर्गत राजस्थान का नामकरण क्या रख दिया गया था? राजस्थान। और आगे बात करें तो कई प्राचीन साहित्य और अभिलेख में वर्तमान राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के भिन्न भिन्न नाम देखने को मिलते हैं। यानी राजस्थान के जो अनेक प्रकार जो क्षेत्र है अलग अलग, उन अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग नाम मिलते हैं। कुछ तो भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर मिलते हैं, और कुछ वहाँ पर जो पुरानी बसी जो जातियाँ थी उनके आधार पर उनके नामकरण रखे गए थे। और इनका उल्लेख अपन को कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में भी मिलता है। जैसे ये मरु हो गया, ये धनवे हो गया, जांगल प्रदेश हो गया, मत्स्य प्रदेश और सूर से, ये क्षेत्र है जो प्राचीन समय में इनको इन नाम से जाना जाता था। अब आपको ये याद रखना है कि भाई ये जो क्षेत्र है, जो ये नाम दिए गए, ये क्षेत्र वर्तमान में कौन कौन से हैं? जैसे ये मरु और जो धन्वे है, इसका अर्थ दोनों का एक ही है, और इसका प्रयोग जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए किया गया। यानी जोधपुर संभाग के अंतर्गत जो मरुस्थल वाला क्षेत्र है, यानी पूरा जोधपुरी मरुस्थल वाला क्षेत्र है, उसके लिए ये मरु और ये धन्वे शब्द का प्रयोग किया हुआ था।
जोधपुर को पहले ये मरु, फिर आगे बढ़ते बढ़ते ये मरुवार हो गया, और कालांतर में से क्या कहा जाता है, मारवाड़। जंगल शब्द का प्रयोग उस क्षेत्र के लिए किया जाता है जहाँ किसके किसकी प्रधानता, ये समी, कैर और पिल्लू की, जो ये झाड़ियाँ हैं, कह सकते हैं वृक्ष है, उनकी, तो समी, कैर और पिल्लू, ये जहाँ पर पाए जाते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, जंगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और ये क्षेत्र है, जैसे ये बीकानेर हो गया, बीकानेर हो गया, नागौर हो गया, फिर आसपास का क्षेत्र इस जंगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है, बीकानेर, नागौर और उसके आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है, जंगल प्रदेश। और मारवाड़, जो जोधपुर संभाग है, वो लगभग मारवाड़ के अंतर्गत ही आता है। आगे बढ़े तो एक आता है मत्स्य प्रदेश, जिसका उल्लेख कहाँ मिलता है अपनों को, महाभारत में भी मिलता है। और ये क्षेत्र जयपुर, अलवर और भरतपुर तक विस्तृत है। यानी मत्स्य प्रदेश वाला क्षेत्र कौन सा है, जयपुर, अलवर और भरतपुर। और इस मत्स्य प्रदेश की राजधानी कहाँ थी, विराटनगर। अब आगे बात करें तो भरतपुर के पास जो मथुरा से छटा हुआ क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत धौलपुर आता है और करौली आता है। और ये धौलपुर और करौली किसका भाग था, सूरसेन का भाग था। यह भी एक प्राचीन राज्य ही था और महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। तो ये कुछ क्षेत्र थे, प्राचीन क्षेत्र, आपको दिमाग के अंतर्गत इसको सेट करके रखना है। कौन सा क्षेत्र वर्तमान में कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है। अब भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर भी कुछ क्षेत्रों के नाम थे, जैसे माही नदी के पास जो प्रतापगढ़ का भूभाग है, वो क्या कहलाता है, कांठल, कहते हैं कांठल प्रदेश। अब इसको कांठल प्रदेश क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह क्षेत्र माही नदी के किनारे पर स्थित है। अब माही नदी के किनारे पर स्थित होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, कांठल प्रदेश। और उसी प्रकार आगे बढ़े तो छप्पन का जो मैदान है, वो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य का जो भूभाग है, उसको क्या कहा जाता है, छप्पन के मैदान के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़े, भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है, ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है। बिजोलिया जो भीलवाड़ा के अंतर्गत है और भैंसरोडगढ़ जो चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है। इन दोनों के जो बीच वाला क्षेत्र है, उसको किस नाम से जाना जाता है, ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है। उदयपुर के आसपास का प्रदेश जो पहाड़ियों की अधिकता के कारण क्या कहलाता है, गिरवा। यानी जो उदयपुर है, उदयपुर जो जिला है, वो चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, गिरवा। जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था, ये मांड। डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है, वो कहलाता है ये वागड़। कोटा और बूंदी वाला क्षेत्र, जो कोटा संभाग है, वो पूरा आज हड़ौती क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और जो शेखावटी है, वो सीकर, झुंझुनू और चूरू वाला क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है, शेखावटी के नाम से जाना जाता है। आपको मैप में दिखाई दे रहा है, ये जो जंगल प्रदेश हो गया, ये मांड हो गया, ये मारवाड़ हो गया, ये पूरा ढूंढाड़ वाला क्षेत्र हो गया, मेवात वाला क्षेत्र हो गया, ये हड़ौती हो गया, ये मेवाड़ हो गया, ये मरु क्षेत्र कहलाता है। यानी ये जो क्षेत्र थे, ये सभी आपको याद रखना है। आगे बढ़े तो इसमें ये कहा गया है कि भाई मोटे तौर पर मानव के संपूर्ण इतिहास को तीन कालों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा काल है, एक है प्राक युग, दूसरा है आग्नेय युग और तीसरा है ऐतिहासिक युग। तो इन तीनों कालखंडों के बारे में अपन बात करेंगे कि भाई इसके अंतर्गत क्या क्या जानकारी अपन को मिलती है। शुरू करते हैं। ये जो प्राग युग है, इतिहास के उस काल को कहा जाता है जिसके ज्ञान के कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, यानी मानव लेखन कला से क्या था, अपरिचित था। यानी जो प्राग युग है, इसके अंतर्गत किसी भी प्रकार की कोई भी साक्ष्य अपन को उपलब्ध नहीं हुई। यानी अपन कह सकते हैं मानव इस समय लेखन कला से पूरी तरीके से क्या था, अपरिचित था।
फिर आता है ये जो आग्नेय युग। इस में अगर बात करें तो लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हुए, किंतु या तो वे अस्पष्ट थे अथवा इनकी लिपि को अभी पढ़ना संभव न हुआ। यानी प्राक युग के अंतर्गत तो किसी प्रकार के लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए ही नहीं। फिर दूसरे में जो काल आता है जो आग्नेय युग, इसके अंतर्गत लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हुए, लेकिन वो कैसे थे, अस्पष्ट थे और इनको पढ़ना संभव नहीं हो सका। फिर आता है ऐतिहासिक युग। इस काल के इतिहास को कहा जाता है जिसका संबंध स्पष्ट और सुस्पष्ट लिखन साक्ष्य उपलब्ध है। यानी ऐतिहासिक युग के अंतर्गत जो लेखन सामग्री है वो भी प्राप्त हुई है और वे बिल्कुल सुस्पष्ट प्राप्त हुई है, जिसको आसानी से पढ़ा भी जाता है। और इन अर्थों में भारतीय इतिहास के कालक्रम को इस प्रकार से विभक्त कर सकते हैं। प्राक युग जो ऊपर अपन ने पढ़े, जिसके लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, जिसके अंतर्गत मानव को लेखन कला का ज्ञान नहीं था, वो प्राक युग। ये युग जो सृष्टि के प्रारंभ से, यानी जब से सृष्टि का प्रारंभ हुआ वहाँ से लेकर जो हड़प्पा सभ्यता है उसके पूर्व तक का क्षेत्र क्या कहलाता है, ये प्राक युग। फिर है जो आग्नेय युग, जिसके अंतर्गत लिखित सामग्री तो प्राप्त हुई है, लेकिन वो कैसी थी, अस्पष्ट, उसको पढ़ नहीं पाए। और यह युग हड़प्पा सभ्यता के काल से लेकर लगभग 600 ईस्वी पूर्व तक का है। और फिर ऐतिहासिक युग जो 600 ईस्वी पूर्व से वर्तमान तक जारी। ये आपको थोड़ा सा कालखंड, जो इतिहास का विभाजन किया गया है अलग अलग कालखंडों के अंतर्गत, वो थोड़ा सा स्पष्ट करना है कि भाई इतिहास के जो कालखंड है उसको 3 भागों में बांटा गया और इनकी शुरुआत कहाँ से कहाँ तक मानी जाती है। आगे अगर बात करें तो प्राग ऐतिहासिक राजस्थान की बात करेंगे। प्राग युग में राजस्थान किस प्रकार से था, कैसा था, क्या व्यवस्था थी। मानव सभ्यता का उदय कहाँ हुआ था, नदी घाटियों में। यानी जो मानव की सभ्यता थी, मानव सभ्यता, उनका विकास नदी घाटियों के अंतर्गत हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि यहाँ पर जल है वो आसानी से उपलब्ध था और जल होने के कारण कई प्रकार की कंदमूल फल भी यहाँ पर उपलब्ध थे, सघन वन थे, जिसके कारण यहाँ पर पशु पक्षी भी आसानी से मिल जाते थे उन व्यक्तियों को मांस प्राप्त करने के लिए। सैकड़ों वर्ष पूर्व राजस्थान का भौगोलिक स्थिति ऐसी थी। यद्यपि राजस्थान का एक बड़ा भूभाग आज क्या है, मरुस्थल, किंतु विद्वानों की क्या मानता है कि भाई सैकड़ों वर्ष पूर्व मरुस्थली भूमि पर क्या था, और समुद्र था। यानी विद्वान कहते हैं जो वर्तमान में राजस्थान है यहाँ पर पहले क्या मौजूद था, समुद्र। और इसके अंतर्गत जो ये सरस्वती नदी है जिस तथा ये 10वती नदी है, ये नदियाँ इन समुद्र में अपना पानी लाकर गिराती थी। यह स्थिति मानव जीवन के लिए सर्वथा उपयुक्त थी। यही कारण है कि ऐसी भौगोलिक स्थितियों में राजस्थान को भी मानव सभ्यता के जन्म के प्राचीन भूभागों में से एक होने का गौरव प्राप्त है। यानी स्थितियाँ मौजूद थी, समुद्र था, इसलिए लोगों को आसानी से जल उपलब्ध था, यहाँ पर कंदमूल जो सब्जियां वगैरह फल फ्रूट होते वो मिल जाते थे, सघन वन थे, जिसके कारण पशु पक्षी यहाँ पर मौजूद थे और उनको खाने के लिए मांस आसानी से उपलब्ध हो जाता था। और विद्वान कहते थे यह समुद्र था जिसके अंदर सरस्वती नदी आकर गिरती थी। मानव सभ्यता के उदय के इस काल को पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। यानी मानव सभ्यता का उदय हुआ, इस काल को किस नाम से जानते हैं अपन, पाषाण काल से। और इस पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया, जिसको अपन पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल के नाम से जानते हैं। अब अपन पढ़ते हैं पूर्व पाषाण काल के बारे में। राजस्थान में मानव का उदय कब हुआ यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं। यानी मानव का उदय राजस्थान में कब से माना गया ये कोई भी निश्चित नहीं है, लेकिन यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में हुए उत्खननों से
प्राप्त विभिन्न प्रकार के पाषाण, विशेष रूप से एक जो उच्च क्वालिटी का पत्थर मिलता है जिसको ये क्वार्टजाइट कहते हैं, कि अन्य उपकरण अपन को ज्ञात होते हैं। आज से लगभग 2 या 1.5 लाख वर्ष पूर्व राजस्थान में एक मानव संस्कृति विद्यमान थी। और आगे बात करें तो 1870 के अंतर्गत सीए जो हॉकेट है, उन्होंने सर्वप्रथम जयपुर और जो बूंदी के अंतर्गत क्षेत्र इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी पूर्व पाषाणकालीन जो हस्त कुठार खोज निकाली। यानी जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी जो ये पाषाणकालीन हस्त कुठार, यानी कह सकते हैं जो हाथ की कुल्हाड़ी है, वो प्राप्त की थी 1870 में सीए हॉकेट के द्वारा। और कुछ समय पश्चात जो सैटर्न कार है, झालावाड़ से इसी युग के अन्य उपकरण खोज निकाले थे। और उसके बाद योजनाबद्ध तरीके से उत्खनन का कार्य जारी हुआ, जिसके अंदर भारतीय पुरातत्व विभाग नई दिल्ली, ये डेक्कन कॉलेज पूना के वीरेंद्र नाथ मिश्र, राजस्थान पुरातत्व संग्रहालय विभाग के जो आर.सी. अग्रवाल, विजय कुमार, हरिश्चंद्र मिश्र आदि विद्वानों ने राजस्थान की पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न पक्षों को सामने लाने का सराहनीय योगदान दिया। इन्होंने सब ने मिलकर राजस्थान में खुदाई का कार्य प्रारंभ किया और जो पुरानी सभ्यता थी उनको उनकी खुदाई की और उनको उजागर किया। अनेक पर्यटनों में राजस्थान में जैसे ये अजमेर, अलवर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़, जालोर, जोधपुर, पाली, टोंक आदि स्थानों पर जो प्रमुख नदियाँ थी, और उन नदियों में जैसे ये चंबल वाला क्षेत्र, बनास हो गया, उनके सहायक नदियाँ के किनारे जो पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए। यानी अधिकांश तो ये उपकरण प्राप्त हुए कहाँ हुए थे? नदियों के किनारे पे। अपन ने पहले पढ़ा कि भाई मानव सभ्यता का जो विकास हुआ वो ज़्यादातर कहाँ हुआ था? नदियों के किनारे। जालौर से इस युग के उपकरण की खोज का श्रेय किसको जाता है? बी जो चीन को। स्पष्ट रूप से संपूर्ण भूभाग पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति का प्रसार क्षेत्र था। तो ये पूर्ण पाषाण काल के बारे में पढ़ा। आपको थोड़ा सा ये ज्ञात रखना कि हस्तकुठार कहाँ से प्राप्त हुई थी? जयपुर और इंद्रगढ़ से। किसने प्राप्त की थी? सीए हैकेट ने। और फिर आगे कई विद्वान थे जिन्होंने के द्वारा उत्खनन का कार्य राजस्थान की विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत किया गया। आगे पढ़ते हैं मध्य पाषाण काल। मानव सभ्यता के क्रमिक विकास की कहानी की दूसरी कड़ी के रूप में राजस्थान के प्राग ऐतिहासिक काल में मध्यकाल रहा है। इसके अंतर्गत जैसे राजस्थान में लूणी और उसकी जो सहायक नदियाँ, चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत जो बेड़स नदी घाटी वाला वो क्षेत्र है, और विराटनगर से मध्य पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए। कहाँ कहाँ से? लूणी और उनकी जो सहायक नदी है उनके किनारे से, चित्तौड़गढ़ के जो बेड़स नदी घाटी से, और विराटनगर से मध्य पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए। और इस काल के जो उपकरण थे वो छोटे थे, हल्के थे और कुशलता से निर्मित, यानी अच्छी क्वालिटी के थे। ये उपकरण जैसे ये जेस्पर, ये गेट हो गया, जो चर्ट हो गया, और ये कार्नेलियन, क्वार्टजाइट, जो क्लेसेडोनी आदि ये उपकरण प्राप्त हुए, जिसमें ये उच्च क्वालिटी के पत्थर थे, जिसमें जैसे ये ब्लेड हो गया, जो गेरवर, ये ट्राइंगल, क्रेसेंट, ये ट्रेपेज, जो स्केपर, ये पॉइंटर आदि का उल्लेख है। और पत्थर के बने इन छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथ कहा जाता है। यानी उच्च क्वालिटी के पत्थरों से कई प्रकार के उपकरण या कह सकते हैं औजार बनाए गए।
फिर आता है उत्तर पाषाण काल। भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी उत्तर जो पाषाणकालीन सभ्यता का उदय हुआ, और जिसके अंदर जैसे अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और जोधपुर स्थानों से उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता के अनेक उपकरण अपन को प्राप्त होते हैं। तो ये एक बार आप आराम से पढ़ोगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा भाई किन किन क्षेत्रों से क्या क्या प्राप्त हुआ था, और इतिहास के जो इस कालखंड को किस प्रकार से बांटा गया था। अब पढ़ेंगे राजस्थान में धातु काल। ताम्रपाषाण, ताम्र, और कांस्य जो काल धातु काल के अंतर्गत राजस्थान के अनेक स्थानों से तो ये ताम्र पाषाण व ताम्र काल के अवशेष प्राप्त हुए, जो तत्कालीन युग में राजस्थान के मानव के तो सांस्कृतिक विकास पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। राजस्थान की जो ताम्रकालीन संस्कृति है, यहाँ से आपको ध्यान रखना है, तो ताम्रकालीन संस्कृति है, इनके प्राचीन स्थानों में जैसे ये गणेश्वर जो सीकर में है, आपको इन क्षेत्रों को जो नाम है वो याद रखना है। ये क्षेत्र किन किन जिलों के अंतर्गत आते हैं, जैसे गणेश्वर सीकर के अंतर्गत हो गया, कालीबंगा हनुमानगढ़ के अंतर्गत है, गिलोट राजसमंद हो गया, पहाड़वे ये जाडोर उदयपुर के अंतर्गत हो गया, पिंड और पांडलिया ये दोनों कहाँ हो गए, चित्तौड़गढ़, ये कुराड़ वाला क्षेत्र नागौर, साबणिया और पुंगल बीकानेर के अंतर्गत है, नंदलालपुर जो ये नंदलालपुर और किराड़ोत व चितवाड़ी जो जयपुर के अंतर्गत है, और एलाना जो जालौर के अंतर्गत है, बूढ़ा पुष्कर जो अजमेर में है, कोल माहौली जो सवाई माधोपुर के अंतर्गत है, मला भरतपुर के अंतर्गत है। इन क्षेत्रों के नाम और ये क्षेत्र किन किन जिलों के अंतर्गत मिलते क्या स्थित है उनके बारे में आपको ज्ञात होना चाहिए। ये सभी ताम्रकालीन संस्कृति से जुड़े हुए स्थान हैं। आगे बात करें तो लोह काल के अंतर्गत ताम्र और कांस्य काल के पश्चात लोहे का ज्ञान हुआ, और मानव ने इसका उपयोग करते हुए कई प्रकार के कृषि उपकरण भी बनाए, और हथियारों की गुणवत्ता को बढ़ाकर सारे परिदृश्य को ही इसने बदल दिया। यानी इसके अंतर्गत जब मानव को लोहे का ज्ञान हो गया तो इसने कृषि से संबंधित कई प्रकार के उपकरण बनाए और उच्च क्वालिटी के हथियार भी बनाए। राजस्थान के अंतर्गत अगर लोहे काल की बात करें तो भरतपुर के अंतर्गत क्षेत्र आता नौ, जयपुर के अंतर्गत आता है जोधपुरा, और झुंझुनू के अंतर्गत आता है सुनेरी, और टोंक के अंतर्गत आता है ये रेड आदि स्थानों से लोहे संस्कृति के समय के अनेक हथियार और उपकरण मिले। तो लोहे कालीन सभ्यता से जुड़े हुए क्षेत्र कौन कौन से वो आपको ज्ञात होने चाहिए। नौ से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में लोहे युग के प्रारंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण स्रोत है। और जैसे ये जोधपुर आ गया, सुनेरी से लोहे के गलाने की क्या प्राप्त होती है, भट्टियाँ। जोधपुरा और सुनेरी जो जयपुर और जो झुंझुनू के अंतर्गत है क्षेत्र, वहाँ से लोहे की गलाने की क्या प्राप्त हुई आपको, भट्टियाँ प्राप्त हुई है। और अस्त्र शस्त्र बनाने के उपकरण भी आपको बनाने के कारखाने भी यहाँ पर मिले। रेड जो टोंक के अंतर्गत है, वहाँ से लोहे सामग्री की प्रचुर मात्रा के अंतर्गत उपकरण मिले हैं। इसलिए राजस्थान का जो प्राचीन टाटा नगर कहलाता है, कौन, रेड टोंक को। तो रेड टोंक को प्राचीन टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करें तो लोहे काल के पश्चात भारत के अनेक भागों की भांति राजस्थान में ये स्लेटी रंग की चित्रित मर्तबांड संस्कृति का उदय हुआ। यानी लोहे काल के बाद में राजस्थान में जो संस्कृति कला संस्कृति का विकास होता है, जिसके अंतर्गत ये मर्तबांडों के ऊपर स्लेटी रंग से चित्र उकेरे गए, और इस संस्कृति के अवशेष विराटनगर में जोधपुरा जो जयपुर, सुनेरी और 9 स्थानों से मिलते हैं।
इस संस्कृति का उदय लगभग 600 ईस्वी पूर्व हुआ। इसके पश्चात भारतीय इतिहास के साथ साथ राजस्थान के इतिहास का भी ऐतिहासिक युग प्रारंभ हो जाता है। आगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में अगले भाग के अंतर्गत बात करेंगे। तो इस चैप्टर के जो अंदर जो अपने पहला भाग पढ़ा, इसको आप अधिक से अधिक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो जो भी भाग पढ़ाया जा रहा है उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। धन्यवाद।